नमस्कार दोस्तों, मैं वी चतुर्वेदी आपका अपना बायोलॉजी टीचर ग्रीन वर्ल्ड पब्लिकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, लगातार वीडियो सॉल्यूशन आपको इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रोवाइड किए जा रहे हैं। उसी क्रम में हम आप बढ़ेंगे क्लास 12th की बायोलॉजी के अगले चैप्टर की तरफ, जिसका कि नाम है पारितंत्र या इकोसिस्टम, जो कि आपका 12वां चैप्टर है क्लास 12th के लिए। इसमें हम जो चैप्टर की शॉर्ट समरी है उसको देखेंगे, एमसीक्यू क्वेश्चंस करेंगे 1 नंबर वाले, और कुछ लघु उत्तरीय क्वेश्चन जो सेलेक्टिव है उनकी बातें करेंगे। तो बढ़ते हैं दोस्तों सेक्शन की तरफ। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबाएं जिससे जो भी वीडियोस अपलोड हों आपको मिलते रहे। बढ़ते हैं दोस्तों सेक्शन की तरफ। जो पाठ की समरी दी गई है उसमें देखिएगा, जैव समुदाय जीव मंडल में जो किसी निश्चित स्थान पे आवासित हैं, अपने पर्यावरण के अन्य घटकों के साथ मिलकर इससे उच्च संगठन स्तर या पारिस्थितिकी तंत्र बनाते हैं। तो जीव मंडल में क्या है, समुदाय आपस में मिल जाते हैं और एक उच्च संगठीय स्तर बनाते हैं, जिन्हें हम पारिस्थितिकी तंत्र के नाम से जानते हैं। आगे देखिएगा, जैव समुदाय में पोषक पदार्थ तथा ऊर्जा का मार्ग अजैविक पदार्थों के जैविक पदार्थों के रूप में स्थापित होने से हरे पौधे में प्रारंभ होता है, जो प्रकाश संश्लेषण की अद्वितीय प्रक्रिया द्वारा सौर ऊर्जा को अजैविक तत्वों जैव यौगिकों में समाहित कर उसका स्वरूप बदल देते हैं तथा खाद्य पदार्थ या कार्बनिक पदार्थों के रूप में उसे एकत्रित भी करते हैं। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जो कि आपको एकदम सीधे समझ में आ रही होगी। इसमें कुछ इधर उधर नहीं है, जो कि इस चैप्टर से संबंधित टर्मिनोलॉजी को एक्सप्लेन करता है। आगे देखिए, अन्य जीव अर्थात जंतु तथा सूक्ष्म जीव इसी खाद्य पदार्थ पर अपने पोषक पदार्थ तथा इसमें निहित ऊर्जा के लिए निर्भर करते हैं। जीवों तथा पर्यावरण के अजैविकी घटकों का यह संबंध जटिल होता है। जीवों के पर्यावरण और जीवों के जटिल संबंध को सम्मिलित रूप से पारिस्थितिकी तंत्र का या पारितंत्र इकोसिस्टम कहते हैं। ठीक है, इस संबंध से किसी एक विशेष स्थान, जैसे एक जंगल, एक मैदान, एक खेत, एक पोखर या एक तालाब आदि का पारिस्थितिक तंत्र दूसरे स्थान के पारिस्थितिक तंत्र से भिन्न होता है। याद रखिएगा, यह बात दूसरी है कि वह अपने आसपास के दूसरे पारिस्थितिक तंत्र से प्रभावित होता है। अलग होता है, प्रभावित हो दूसरी चीज हो गई, लेकिन उनमें समानता होना आवश्यक नहीं है। चलिए बात करेंगे सामुदायिक जीवन। पृथ्वी पर भांत भांत के आवास उस स्थान के विभिन्न पारिस्थितिक कारकों के प्रभावित रहते संयोजित हो गए हैं। अर्थात पृथ्वी पर जीवन का वितरण विभिन्न प्रकार के पारिस्थितिक तंत्रों के रूप में विद्यमान है, जो बृहद रूप से संपूर्ण जीवमंडल को बनाते हैं, यानी बायोस्फीयर को निर्माण करते हैं। बृहद रूप से संपूर्ण जीवमंडल, जिसमें पृथ्वी के जैवी तथा अजैवी अंश, भूगर्भीय, रासायनिक एवं भौतिक लक्षण भी सम्मिलित कर लिए जाते हैं, एक पारिस्थितिकी तंत्र कहलाते हैं। आगे, इस पर भी पारिस्थितिकी तंत्र छोटे बड़े अथवा क्षेत्रीय भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी हैं जो कि लेसन को समझने में हेल्प करती हैं। इसे आप थोड़ा सा देख लीजिए। पारिस्थितिकी तंत्र की जो संरचना है वो कैसी है भाई, ध्यान दीजिएगा। पारिस्थितिकी तंत्र सीमित एवं निश्चित भौतिक वातावरण का प्राकृतिक तंत्र है। आगे, जिसमें जैविक या बायोटिक तथा अबायोटिक अंशों की संरचना और कार्यों का पारस्परिक आर्थिक संबंध निश्चित नियमों के अनुसार गतिज संतुलन में रहता है और पदार्थ तथा ऊर्जा का प्रवाह सुनियोजित मार्गों से होता है। पहले से निश्चित मार्ग से ही ऊर्जा प्रवाह होगा।
किसी पारिस्थितिकी तंत्र में निम्नलिखित का होना आवश्यक है। क्या? पहला तो जीव ही, इसके सूत्राधार हैं बायोटिक कंपोनेंट, ऊर्जा सोर्स, एनर्जी सोर्स, जिसका जीव प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से क्या करता है? उपयोग करता है। तो जीव होना चाहिए, ऊर्जा सोर्स होना चाहिए। आगे, अपघटक या डिकम्पोजर की आवश्यकता होती है जो कि डिकम्पोज करे, विभिन्न कार्बनिक पदार्थों को उनके अवयवों में तोड़कर वातावरण में वापस लौटाने का जो कार्य है वह सैप्रोफैगस, मृतोपजीवी कवक, जीवाणु इत्यादि करते हैं। इस श्रेणी के कुछ जीव परिवर्तक या ट्रांसफार्मर होते हैं जो विभिन्न प्रकार के पदार्थों पर प्रतिक्रिया करके अकार्बनिक तथा कार्बनिक पदार्थों में क्या करते हैं? परिवर्तन करते हैं। ठीक है। डिकम्पोजर्स न हो तो ऑर्गेनिज्म जो सड़े गले मिलते हैं एनवायरमेंट में वो हमेशा पड़े रहें, वो कभी भी समाप्त न हो। पारिस्थितिकी तंत्र के अजैविक घटक क्या है भाई? कार्यात्मक दृष्टि से अजैविक घटकों एक पारिस्थितिकी तंत्र में प्रमुखतः दो भागों में पदार्थ तथा ऊर्जा के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। अन्यथा इनको तीन भागों में भी कह सकते हैं। कैसा? एक जलवायुवी अंश, दूसरा अकार्बनिक पदार्थ तथा तीसरा कार्बनिक पदार्थ का वर्गीकृत किया जाना। ये तीन आपको मिल सकता है। ठीक। आगे, अजैविक पदार्थ का जैवीय स्वरूप, उनका जैव समुदाय में प्रवाह, अजैविक पदार्थों के उत्पादक ही कार्बनिक पदार्थों के रूप में बदल लेते हैं तथा स्वांगीकृत एसिमिलेट करके जीवों की वृद्धि में सहयोग देती है। आगे, पारिस्थितिकी तंत्र का वर्गीकरण। अब क्या है भैया वर्गीकरण? ध्यान दीजिएगा। जीवमंडल में पारिस्थितिकी तंत्र दो प्रकार के हो सकते हैं, पहला जली, दूसरा स्थली। विशिष्ट पारिस्थितिकी तंत्रों का अध्ययन कैसे होगा भाई? सामान्यतः सभी पारिस्थितिकी तंत्रों की सामान्य व आधारभूत जो संरचना है लगभग क्या होती है? समान होती है। इनके घटकों तथा कारकों के कार्य प्रभाव भी सामान्यतः समान ही होते हैं, किंतु जातियों का चयन, उत्पादक दर यानी प्रोडक्टिविटी रेट, कुछ अंतर क्रियाएं इत्यादि अवश्य भिन्न हो सकती हैं। यानी इनमें अलगाव होगा, बाकी चीजें क्या करेंगी? समानता रखेंगी। अब 10% लाभ ही यही आपको पढ़ना है जो कि लिंडमैन साहब ने दिया था, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा उसको देखते चलिएगा। इसमें ऊर्जा का खाद्य पिरामिड सदैव सीधा अपराइट होता है। इस प्रकार संख्या का पिरामिड भी प्रायः सीधा बन जाता है। इसका प्रमुख कारण प्रत्येक पोषी स्तर पर 90% ऊर्जा का जैविक क्रियाओं में व्यय होना है, अर्थात मात्र 10% ऊर्जा ही अगले पोषी स्तर पर क्या होती है? स्थानांतरित होती है, और यही 10% लॉ बताता भी है। तो 10% ऊर्जा स्थान का जो नियम है लिंडमैन साहब ने दिया था, वह यही बात समझाता है आपको। क्लियर है? चलिए, एक पारिस्थितिकी तंत्र के जीवों का इकाई क्षेत्र में संपूर्ण शुष्क भार जो ड्राई वेट होता है वो उसका बायोमास कहलाता है। इसी को हिंदी में जीव भार भी कहते हैं। तो बायोमास या जीव भार क्या है? ड्राई वेट या सूखा भार, ड्राई वेट या जीव भार के बेस पे आप जानते हैं। बात करेंगे उत्पादकता। क्या है भाई उत्पादकता? देखिएगा, एक पारितंत्र में यह बात महत्वपूर्ण है कि उसमें ऊर्जा का लगातार निवेश यानी आउटपुट होता रहे, क्योंकि कार्बनिक पदार्थों का संश्लेषण आवश्यक रूप से पारितंत्र में प्राथमिक उत्पादकता के रूप में होता रहता है, होना चाहिए। अन्यथा इस खाद्य पदार्थों को सने सने अपघटित होकर अपने मूल रूप में अकार्बनिक पदार्थों के रूप में टूट ही जाना है, तथा तभी तो वे अपने अगले चक्र में जा सकेंगे। जहाँ तक ऊर्जा का प्रश्न है, उसका तो प्रवाह मात ही होकर वितरित हो जाता है।
क्लियर है? किसी पोषी स्तर पर कार्बनिक पदार्थ या जीव भार के संश्लेषण की जो दर है किसी दिए हुए समय में किसी तंत्र की उत्पादकता यानी प्रोडक्टिविटी कहलाती है। ठीक है, इसको ऊर्जा की मात्रा या जीव भार की मात्रा के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। आगे, किसी पारितंत्र में सौर ऊर्जा कुछ अकार्बनिक पदार्थों के साथ प्रकाश संश्लेषण के द्वारा हरे पौधों में कार्बनिक पदार्थ के रूप में बदली जाती है। तो यह एक महत्वपूर्ण बात यहाँ आपने बता दिया कि कार्बनिक रूप में फोटोसिंथेसिस के थ्रू बदल दी जाती है। अब हम लोग बात करेंगे कुछ प्रश्नों की जो इस लेसन से महत्वपूर्ण है। चलिए, पहला जो प्रश्न है वो क्या है भाई? देखिए, यहां थोड़ा सा गलती कर दिया है, तालाब होना चाहिए कि पानी में जैव निम्नीकरण से जुड़े सूक्ष्म जीव किस गैस का उपयोग करते हैं। तो आप देखेंगे जो तालाब के पानी में जैव निम्नीकरण से जुड़े जीव हैं वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन जैसे जो गैस है उसका उपयोग करते हैं। आगे, पोखर पारिस्थितिकी तंत्र में निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक उत्पादक? तो आप देखेंगे जो शैवाल है वही क्या है, प्राथमिक उत्पादक के रूप में पोखर पारिस्थितिकी तंत्र में दिखाई देती है, पॉन्ड इकोसिस्टम में। आगे, यदि जैव मंडल में कार्बन डाइऑक्साइड हटा दी जाए तो क्या प्रभावित होगा या सर्वप्रथम कौन प्रभावित होंगे? तो ये चीज़ तो आपसे पूछी जा चुकी है एक दो बार। तो आप जानते हैं कि जहाँ ही जैव मंडल में कार्बन डाइऑक्साइड हटेगी, जो हरे पौधे हैं, उत्पादक हैं, वो अपना भोजन नहीं बना पाएंगे। तो सबसे बड़ी समस्या तो उन्हीं के साथ होगी, है ना? सबसे बड़ी समस्या क्या होगी? उत्पादक के साथ उत्पन्न हो जाएगी। आगे, चौथा प्रश्न, पारिस्थितिकी तंत्र में निरंतर आवश्यकता होती है किसकी? जल की, वायु की, ऊर्जा की, या इनमें से कोई नहीं? तो आप जानते हैं पारिस्थितिकी तंत्र में किसकी जरूरत होती है? लगातार ऊर्जा प्रवाह की जरूरत होती है। बिना ऊर्जा प्रवाह के कोई पारिस्थितिकी तंत्र स्टेबल नहीं रह सकता। चलिए आगे बात करेंगे अगले प्रश्न की। द्वितीयक उत्पादक, पहला शाकाहारी जिसको शाक भक्षी कहते हैं, खा उत्पादक, तीसरा गा मांसाहारी मांस भक्षी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो द्वितीयक उत्पादक क्या है भाई? इनमें से कोई भी सेकेंडरी उत्पादक नहीं है। तो जो घा ऑप्शन है वो क्या है आपका यहाँ सही हो जाएगा। ऑप्शन ध्यान से देखें तो आपको मिल जाएगा। अगला 9वां प्रश्न ध्यान से देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित भारतीय वैज्ञानिक कौन से हैं? तो आप आर मिश्रा के बारे में पढ़ चुके हैं, अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया था। तो आप रामदेव मिश्रा जी को यहाँ क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे या कह दें वही ऑप्शन आपका सही होगा। प्रश्न नंबर 10वां, एक पारितंत्र में ऊर्जा का स्रोत है, क्या है भाई? पौधों में संचित शर्करा, सूर्य से प्राप्त प्रकाश, शर्कराओं से उत्पादन के समय निष्कासित ताप, श्वसन के समय निकली हुई ऊष्मा। तो क्या है भाई? सूर्य द्वारा जो ऊर्जा दी जाती है वही किसी पारितंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत होती है। तो यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न हो गया, इस चीज को आप ध्यान दीजिए। प्रश्न नंबर 11, खाद्य श्रृंखला की आधारभूत इकाई है, कौन सी है? उत्पादक है, प्राथमिक उपभोक्ता है, द्वितीयक उपभोक्ता है, इनमें से कोई नहीं। तो अगर खाद्य श्रृंखला की इकाई की हम बात करें जो प्राथमिक इकाई के रूप में है, तो आप देखेंगे आधारभूत इकाई इसकी एक ही हो सकती है, वो क्या है? आपका उत्पादक। जो उत्पादक जीव हैं वही क्या है? इसके आधारभूत इकाई के रूप में जाने जाएंगे। चलिए अगले जो प्रश्न की बात हम करें तो अगला जो प्रश्न है वो क्या है? क्वेश्चन नंबर 12वां, पारितंत्र में ऊर्जा प्रवाह होता है। तो आप देखते हैं कि पारिस्थितिकी तंत्र में हमेशा ऊर्जा प्रवाह एक दिशा की होगा, तो इसको क्या कहेंगे? एक दिशी, जो कि पहले ही ऑप्शन में आपका मिल जाता है। क्लियर है?
क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, ऊर्जा का पिरामिड होता है कैसा? सदैव सीधा होता है, सदैव उल्टा होता है, सीधा या उल्टा दोनों होता है। तो आप जानते हैं कि ऊर्जा का जो पिरामिड होता है वो हमेशा क्या होता है? सीधा ही होता है। तो यहाँ का ऑप्शन आपका क्या है? सही हो जाएगा। क्लियर है? प्रश्न नंबर 14 देखिए, अपघटक होते हैं कैसा? स्वपोषी, मृतोपजोई यानी सैप्रोफाइट्स, आर्गेनोट्रॉपस या हेटेरोट्रॉपस। तो आप देखेंगे इसमें मृतोपजीवी अपघटक कैसे होते हैं? सड़े गले पदार्थों पे जीवन यापन करते हैं, तो इसको हम सैप्रोफिटिक या मृतोपजीवी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखें। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? खाद्य श्रृंखला में मनुष्य है क्या है भाई? उत्पादक है, अपघटन करता है, उपभोक्ता है या उपयुक्त में से कोई नहीं है। तो आप देखेंगे खाद्य श्रृंखला में अगर मनुष्य की बात करें तो क्या है? वो उपभोग करने वाला उपभोक्ता है। तो यहाँ जो ग ऑप्शन है वो आपका क्या है? सही हो जाएगा। चलिए, लघु उत्तरीय प्रश्नों की श्रृंखला अब आपके सामने है। अब यहाँ से हमें आपको लघु उत्तरीय प्रश्नों को देखना है कि क्या इसमें सही हो रहा है, कौन सा ऑप्शन इसमें बन रहा है। इसको ध्यान से देखें और समझें। चलिए, पहला प्रश्न आपके सामने है। जैव पिरामिड का खाद्य श्रृंखला से क्या संबंध है? तो जैव पिरामिड से खाद्य श्रृंखला से जो संबंध है उसके बारे में बताइए। देखिए, खाद्य जाल के विभिन्न ऊर्जा स्तरों या पोषक स्तरों, एनर्जी लेवल कह दें या ट्रॉपिक लेवल कह दें, को जैव पिरामिड द्वारा एक रेखांकित चित्र के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। आगे, खाद्य जाल फूड वेब जो है आपस में संबंधित एक दूसरे से जुड़े हुए अनेक पोषण स्तरों को जाल है और पोषक स्तरों को खाद्य श्रृंखलाएं इकाई रूप में प्रदर्शित करती हैं। अतः जैव पिरामिड की आधारभूत जो संगठक इकाइयां हैं क्या करेंगी? खाद्य श्रृंखलाएं, फूड चेन ही होती हैं। अब बात करेंगे प्रश्न नंबर 2 की। खाद्य श्रृंखला किसे कहते हैं? विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं का क्या करिए? वर्णन करिए। खाद्य श्रृंखला पर टिप्पणी लिखिए। घास स्थल पारिस्थितिकी तंत्र के एक प्रारूपिक खाद्य श्रृंखला का क्या करना है? वर्णन करना है। चलिए, फूड चेन क्या है पहले देखते हैं। फूड चेन क्या है भाई? जैविक घटकों के अंतर्गत किसी पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न जीवधारी खाद्य पदार्थों के माध्यम से एक दूसरे से संबंधित रहते हैं। उत्पादकों द्वारा बनाए गए कार्बनिक भोज्य पदार्थ उत्पादकों से क्रमशः प्राथमिक श्रेणी से के उपभोक्ता द्वितीयक, तृतीयक एवं सर्वोच्च श्रेणी के उपभोक्ताओं को प्राप्त होते हैं। भोज्य पदार्थों के रूप में ऊर्जा का प्रवाह एक ही दिशा में होता रहता है। तो ये यूनिडायरेक्शनल होता है, यह बात आप पहले से भी जानते हैं। तो यह महत्वपूर्ण भी है, इसको याद रखिएगा। ऊर्जा प्रवाह हमेशा एक दिशात्मक होता है। चलिए आगे देखिए। उत्पादक, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एवं सर्वोच्च श्रेणी के उपभोक्ता और अपघटक परस्पर मिलकर एक खाद्य श्रृंखला फूड चेन बनाते हैं। अपघटक विभिन्न कार्बनिक पदार्थों का विघटन करके सरल पदार्थों में बदल देते हैं और ये पदार्थ विभिन्न चक्रों के माध्यम से पुनः जैव जगत में क्या करता है? प्रवेश कर जाता है। जो बायोसाइकिल आप पढ़ते हैं, बायोसाइकिल इसी के अंतर्गत आती है। ठीक है। खाद्य श्रृंखला में प्रत्येक पोषक स्तर में 90% ऊर्जा क्या हो जाती है? व्यय हो जाती है। लिंडबैंड का नियम अभी आपने देखा था। और 10% ऊर्जा अगले पोषक स्तर पर पहुंच जाती है। इसे 10% का नियम भी कहते हैं। अब आगे बात आती है खाद्य श्रृंखलाओं की क्या है?
प्रकार हैं, कितने प्रकार के होते हैं इनकी बात करनी है। तो 3 प्रकार की खाद्य श्रृंखला होती हैं। पहला परभक्षी श्रृंखला, जिसको आप प्रेडेटर चेन कहते हैं। यह हरे पौधे से प्रारंभ होती है, शाकाहारी जंतुओं से मांसाहारी जंतुओं की ओर जाती है। सर्वोच्च स्थान पर बड़े मांसाहारी जो जंतु हैं वह पाए जाते हैं किसमें? परभक्षी श्रृंखला में, या कह दें प्रेडेटर चेन रिएक्शन में। ठीक है, प्रेडेटर जो चेन होता है उसमें सबसे बड़े जो मांसाहारी जंतु होते हैं वो सबसे टॉप पे होते हैं। आगे परजीवी श्रृंखला या पैरासाइट चेन क्या होती है? यह हरे पौधे से प्रारंभ होती है। याद रखना है, हरे पौधे से ये भी और हरे पौधे से ये भी प्रारंभ हो रही है। बड़े जंतुओं की ओर फिर जंतुओं की ओर जाती है, जैसे वृक्ष, पक्षी और परजीवी घटक। तो पहले हरे पौधे से प्रारंभ होगी, बड़े जंतुओं की ओर, फिर जंतुओं की ओर अन्य जाती है। मृतोपजीवी की बात करें, सैप्रोफिटिक चेन, या मृत जीवों से ही सूक्ष्म जीवों की ओर क्या करती है? बढ़ती है। घास के मैदान का पारिस्थितिक तंत्र क्या है? इसमें थोड़ा सा इसके बारे में बताना है आपको। इसमें घास का उत्पादक, कीड़े मकोड़ों के प्राथमिक श्रेणी के उपभोक्ता, मेढक द्वितीयक श्रेणी के उपभोक्ता, सांप तृतीयक श्रेणी का उपभोक्ता तथा बाज सर्वोच्च श्रेणी का उपभोक्ता होता है। तो घास के मैदान का जो पारिस्थितिक तंत्र है उसमें उपभोक्ता को यहाँ इन्होंने क्लियर कर दिया है कौन किस नंबर पे आता है। अब बात करेंगे प्रश्न नंबर 5 में की। पांचवा प्रश्न क्या है? कह रहा है एक तालाब के पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य श्रृंखला के जीवधारियों के क्रम को दर्शाइए। आगे देखिए, तालाब के पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य श्रृंखला में जैविक तथा अजैविक घटक पाए जाते हैं, जिनका क्रम इस प्रकार है। कौन कौन सा? जैविक घटक कौन कौन से हैं? उत्पादक, उपभोक्ता। तो पहले उत्पादक की बात करें, पादप, प्लव, टेरिडोफाइट, आवृतबीजी, उभयचर आदि क्या है आपके इसमें आते हैं। किसमें? उत्पादक में। उपभोक्ता की बात करें, प्रथम श्रेणी के छोटे कीट, एनेलिड्स, मोलस्क के सदस्य, अमीबा, टैडपोर और लार्वा आदि, ये सब जो है इसमें उपभोक्ता में आ जाते हैं। द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता जैसे भृंग कीट, छोटी मछलियां, मेढक आदि। मेढक लिख दिया गया, ये ढ है ना। तृतीय श्रेणी की बात करें तो उपभोक्ता जैसे कि बड़ी मछलियां। ठीक है। अजैविक घटक की अगर हम बात करें तो इसके अंतर्गत जल हुआ, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, एमिनो अम्ल, कैल्शियम, फास्फेट, नाइट्रोजन आदि की उपलब्धता इसके अंतर्गत रखी जाती है। यहां तक क्लियर है? प्रश्न नंबर 6, एक अपरदाही अपघटक में अंतर। अपरदाही तथा अपघटक दोनों में क्या अंतर है? तो अपरदाही देखेंगे जिसको डेट्रीओर कहते हैं, कूड़े करकट या डेट्रीटस को काट कुतर कर छोटे कणों के रूप में बदलता है, इसे मुलायम बनाता है तथा अपघटक की क्रिया के लिए तैयार करता है, जैसे केचुआ। इसे वो क्या कहते हैं? डेट्रीओर्स या अपरदाहारी। अपरदाहारी अपघटक क्या है भाई? इनके द्वारा अपरदाहारी के द्वारा जो छोटा कण किया गया है उसको विखंडन कणों पार्टिकल को जटिल कार्बनिक पदार्थों कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल की क्रिया कर उनसे ऊर्जा प्राप्त करते हैं। इन पदार्थों के सरल कार्बनिक यौगिकों इनऑर्गेनिक कंपाउंड अर्थात तत्वों के एलिमेंट्स तोड़ देते हैं। यह क्रिया अपघटन या डिकम्पोजिशन कहलाती है। जीवाणु, बैक्टीरिया या फंजाई इत्यादि इसमें क्या करते हैं? सहायता प्रदान करते हैं। तो ये चीजें इसमें क्या होती हैं? सहायक होती है मेरे दोस्तों। इस तरह से यहाँ तक जो पोर्शन था इस लेसन का समाप्त होता है। मिलेंगे इसमें बचे हुए पोर्शन के साथ ही साथ एक लेसन आपका 13वां बच रहा है
13 लेसन आपकी टोटल बायोलॉजी क्लास 12th के लिए हैं। उसी के साथ आपकी बायोलॉजी टोटल कंप्लीट हो जाती है। तो आप रिवीजन लगातार करते रहिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेसन में अगले सेक्शन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।